स्टार्ट करते हैं। ठीक, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको इतिहास के स्रोत पढ़ा चुके थे और इतिहास को 3 भागों में हम लोग बांटे थे, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें प्रागैतिहासिक काल आपको कंप्लीट करा चुके थे, जिसमें क्या होता था कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसे कहते थे प्रागैतिहासिक काल। कंप्लीट आपको करा चुके हैं। आज का हम लोग का टॉपिक होगा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है कि उसमें लिखा हुआ चीज तो है बट उसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो हम लोग को हिस्ट्री के बारे में आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। जानकारी 2 तरह से मिलता है, या तो पुरातात्विक साक्ष्य से, मतलब कुछ चीज पुराना मिल गया उससे हम लोग पता लगाएं कि वहां पे क्या चीज होता था, या दूसरा होता था बुक। बुक तो मतलब जब आप उसको पढ़िएगा तभी उसके बारे में जानकारी लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कोई बातें नहीं है जिसको कि आदमी समझ पाए कि क्या लिखा हुआ है, तो बुक का सिस्टम में हटा दीजिए यहाँ से। अब यहाँ भी हम लोग आदि ऐतिहासिक काल जो आप देख रहे हो, यहाँ भी यहाँ 2 चीज, मतलब लिखा हुआ भी है और साक्ष्य भी है, लेकिन लिखा हुआ को पढ़ ही नहीं पाया, तो लिखा हुआ से तो कोई जानकारी भी है ही नहीं। अब बचा हमारे पास क्या, साक्ष्य। यहाँ भी हम लोग साक्ष्य के आधार पर ही जानकारी प्राप्त करेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल किस प्रकार की थी। तो आदि ऐतिहासिक काल से पहले हम लोग नवपाषाण काल तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके पास कुछ दूर आगे बढ़े थे जिसमें तांबा धातु का प्रयोग आदमी करने के लिए सीख गया था, तो हम लोग ताम्र पाषाण काल भी पढ़ चुके थे। इसके आगे जब इंसान रहने के लिए सीख गया, अब नवपाषाण काल में आप लोग को बता चुके थे कि इंसान गांव बसाने लगा और रहने के लिए सीख गया। रहने के लिए सीख गया तो धीरे धीरे वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद एक सभ्यता का रूप ले लिया। तो सबसे पहली सभ्यता जो हमारी थी उसे क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता। हमारी पहली सभ्यता थी क्या, कौन सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि सिंधु सभ्यता में लिखा हुआ तो है लेकिन उसको कोई पढ़ ही नहीं पाया, कोई नहीं पढ़ पाया, इसीलिए सिंधु सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक काल है। तो आदि ऐतिहासिक काल में कुल मिला के हमको पढ़ना है तो सिंधु सभ्यता ही पढ़ना है। सिंधु सभ्यता बोले या आदि ऐतिहासिक काल बोले, बात एक ही है। ठीक है, अब समझिए इसको हम सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं। सबसे पहली बात, इसका खोज कैसे हुआ, पहले इसको देखेंगे, फिर देखेंगे कि इसको हम सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसका नगर कैसा था, भवन कैसा था, नाली कैसा था, सड़क कैसा था, इसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, आर्थिक संरचना क्या थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, मनोरंजन, इसके मनोरंजन के लिए क्या करते थे और धार्मिक कार्य क्या थे। पहले इसका फिजिकली बात हम लोग समझेंगे, उसके बाद अगले क्लास, एक क्लास इसका और होगा जिसमें आपको ज्योग्राफिकली बताएंगे कि हड़प्पा कितने नगर थे और नगर की क्या क्या विशेषताएं थी और ये नगर वर्तमान में कहाँ कहाँ अभी है। तो ये सभी हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये जाना है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, उसकी बनावट किस प्रकार की थी, वहां पे आदमी कैसे रहते थे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे खोज जो था, इसका खोज राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। अगर बोलेगा हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। अब देखिए इसमें हुआ क्या था। आज से लगभग 180 वर्ष पहले, आज से लगभग 180 वर्ष पहले, 180 वर्ष पहले कुछ आदमी थे जो ट्रेल मतलब बिछा रहे थे। आज से 180 वर्ष पहले हड़प्पा एक जगह था, एक जगह था हड़प्पा। हड़प्पा में रेल लाइन बिछा रहे थे। जब रेल लाइन बिछा रहे थे तो वहां पे उन्होंने देखा कि यहाँ से ईटा निकल रहा था। ईट समझते हैं सभी आदमी, घड़ा जो बना होता है, घर आप लोग जानते हैं ईट का ही बना होता है। तो वहां से ईट निकलने लगा। जब वहां से ईट निकलने लगा तो उसको लगा कि यहाँ पे क्या है नहीं है, उस तरह उसको कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने कोई जानकारी ली, मतलब वहां पे उसके बारे में जाना ही नहीं, सिर्फ उन्होंने क्या किया, इसका फायदा उठाया। फायदा कैसे उठाया, तो वहां जब ईट निकल रहा था तो उसका जो आपका ये इंजीनियर सब था, उन्होंने उस ईट का वहां से हजारों ईट निकाल के उसका कहीं ना कहीं उपयोग कर दिया। तो इंजीनियर सब वहां बेईमान थे, वहां से ईट उठा के कहीं और लगा दिए, बाद में बिल बना के दे दिया कितना बिल बना है। तो यहाँ से ईट निकाला, लेकिन इसके बारे में उस समय जानकारी इसको नहीं पता चला। लेकिन ये ईट निकालना शुरू किया था वो 180 साल पहले, लगभग
आपका ये हड़प्पा यहाँ पे था, रेल लाइन में बिछ रहा था, उसी टाइम में वहां से ईंट निकलना शुरू हो गया था। लेकिन उस समय आदमी उतना ध्यान नहीं दिया, जो इंजीनियर था वो भी इस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद जो पुरातत्वविद थे उसको पता चला कि वहां से ईंट निकल रहा है, तो वह गया वहां पे शोध करने के लिए ईंट कहीं क्यों निकल रहा है। जब वहां पे जाके खोज किया तो पता चला यहाँ पे ईंट निकलने का कारण ये है कि इसके नीचे एक नगर बसा हुआ था पहले। बहुत समय आज से देखिए, ये सभ्यता की बात जो हम लोग कर रहे हैं 2500 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व, मैंने आज से 4500 वर्ष पहले कोई चीज कहीं पे होता है तो उसके ऊपर मिट्टी बढ़ते 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 बढ़ जाता है। आप घर पे ही देखे होंगे, आपका घर जो होगा पहले रोड से नीचे होगा, लेकिन धीरे धीरे सॉरी, आपका घर जो होगा रोड से ऊपर होगा, लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो चुका है, रोड ऊपर हो चुका है, आपका घर नीचे हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, घर में मिट्टी भरोगे, उसको फिर लेवल अप करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी जगह पर धीरे धीरे मिट्टी क्या होता है, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। तो ये 4500 वर्ष पहले की बात है। वो नगर जो वहां पे था, वो नगर क्या हो चुका, उसमें मिट्टी भरते भरते ऊपर आ गया है। वही मिट्टी की जब खुदाई हुआ तो पता चला कि इसके नीचे क्या है, नगर है। इसके नीचे है नगर। तो इसके नीचे जो नगर था उसका नाम क्या रखा गया है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता इस नगर का नाम इसलिए रखा गया, खोज कैसे हुआ समझ में आ गया होगा कि जब रेलवे लाइन बिछ रहा था तो वहां से ईटा निकलना शुरू हुआ। ईटा निकलना शुरू हुआ तो हजारों ईटा को उन्होंने क्या कर लिया, अलग कर, यहाँ से निकाल के कहीं ना कहीं यूज कर लिया। बाद में जो पुरातत्वविद थे जो खोज करते हैं उसको पता चला, तो वो जाके वहां पे जब देखा, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि इसके नीचे तो शहर बसा हुआ है। तो इसका खोज किसने किया, राय बहादुर दयाराम साहनी। अब आइए यहाँ पर, राय बहादुर दयाराम साहनी जो खोज किया था उस समय, ये हड़प्पा का खोज किया था। किसका, हड़प्पा का खोज किया था। सबसे पहले जहाँ पे रेल लाइन बिछ रहा था वो क्या था, हड़प्पा ही था। तो हड़प्पा का खोज किया था राय बहादुर दयाराम साहनी। अब देखिए, सिंधु सभ्यता इसको इसलिए कहते हैं, इसको दो सभ्यता कहते हैं, समझिए 3 नाम इसका दिया हुआ है। एक आपका सिंधु सभ्यता है, ध्यान समझिएगा। दूसरा आपका हड़प्पा सभ्यता, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तीनों नाम इसी का है। अब तीनों नाम क्यों पढ़ा है इसको समझिए। सिंधु सभ्यता इसलिए पढ़ा है कि पहले के जमाना में जो आदमी बस रहे थे वो एक नदी के किनारे ही बसे थे, और इसमें सबसे मेन नदी जो था उस समय का सिंधु था। सबसे मेन नदी जो था वो सिंधु था। कल के क्लास में जब डायग्राम बना के, फिगर बना के आपको सिखाएंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। इसे फिजिकली समझिए कि हम लोग अब समझाना क्या चाह रहे हैं आपको। सबसे पहले नगर जो बसा है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास बसा हुआ सब शहर था, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। दूसरा आइए, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता में बहुत सारे नगर का खोज हुआ, लेकिन सबसे पहला नगर का जो खोज हुआ वो हड़प्पा का हुआ, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तीसरा आइए, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कांसे की मैक्सिमम जो बर्तन थे या मैक्सिमम जितना भी औजार थे, ये मैक्सिमम यहाँ पे कांसा का बना हुआ था, इसीलिए इसे कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांसा का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। जैसे वहां पर तांबा का प्रयोग हुआ था तो ताम्रपाषाण काल हुआ था, पत्थर का प्रयोग हुआ था तो पाषाण काल हुआ था। यहाँ पे कांसा का प्रयोग हो रहा है तो कांस्य युगीन काल बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोलते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से 3 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सिंधु क्यों बोलते हैं, क्योंकि नदी के किनारे है। हड़प्पा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा खोज सबसे पहले हुआ था। कांस्य युगीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कांसे की यहाँ पे बहुत सारे बर्तन या नर्तकी नचनिया जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसकी मूर्ति जो मिला है, किसकी मूर्ति मिला है, कांसे की मूर्ति मिला है, तो उसके नाम पर भी हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहते हैं। नेक्स्ट आइए, अब देखते हैं यहाँ जो थी, सबसे पहले बात समझिए, जो सभ्यता जो थी ये नगरीय सभ्यता थी। हम लोग गांव में रहते हैं लेकिन पटना जो है शहर है, और ये जो आपका सभ्यता था हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। अब नगरीय सभ्यता में कैसे कैसे थी उसको समझते हैं। नगरीय सभ्यता जो थी यहाँ पे इसको 2 भागों में बांटा गया था। जो हड़प्पा सभ्यता का नगर था, इसका जो भूमि था उसको 2 भागों में बांटा गया था, एक पश्चिमी
एक पूर्वी। हड़प्पा सभ्यता का जो भूमि था उसको दो भागों में बांट दिया गया था, एक पश्चिमी भूमि, एक पूर्वी भूमि। पश्चिमी भूमि जो था अपेक्षाकृत ऊंचा होता था और पूर्वी भूमि जो होता था वो नीचा होता था, नीचे। आप इस हड़प्पा सभ्यता को समझने के लिए आप मोहनजोदाड़ो फिल्म देखिएगा, उसमें आपको बढ़िया से ये बात समझ में आ जाएगा। अगर किसी को टाइम मिले तो मूवी देख लीजिएगा, एंजॉय के लिए नहीं देखिएगा, समझने के लिए देखिएगा। उसमें हड़प्पा सभ्यता में मैक्सिमम क्वेश्चन आप वहाँ समझ में, जितना टॉपिक समझाएंगे ना मैक्सिमम आप वहाँ देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। वहाँ पे देखिएगा जो लड़की होती है वो पुरोहित की बेटी होती है, वो मतलब बड़े स्तर की होती है, तो उसका घर जो होता था ऊपर में होता था। जो नॉर्मली आदमी सब होते थे उसका घर जो था नीचे होता था, तो ऊपर जो था वही पूर्वी पश्चिमी हिस्सा था, जो नीचे जहाँ आदमी सब रहते थे वो पूर्वी हिस्सा था। सेम उसी पर वही बात यहाँ दिखाया गया है। जो ऊंचा वाला भाग था वहां पे अमीर लोग रहते थे, मतलब ऊंची जाति ऊंचे वर्ग के लोग रहते थे, वहां जाति व्यवस्था तो था नहीं, ऊंचे वर्ग के लोग रहते थे। और जो नीचे पूर्वी हिस्सा था वो निचले भाग होता था, वहां पे जनरली आदमी सब रहते थे। और यहाँ पे जो व्यवस्था थी, घर की जो व्यवस्था थी, सड़क भवन की व्यवस्था थी, ये भवन जो होता था लगभग मैक्सिमम 1 महल या 2 महल का होता था। मैक्सिमम 1 महल या 2 मंजिला, 1 मंजिला या 2 मंजिला होता था। और यहाँ पे मिट्टी जो ईट का प्रयोग किया जाता था। भवन बनाने में पके हुए ईट का प्रयोग किया जाता था, पक्के ईट का प्रयोग करते थे, ईट को पकाकर फिर उसका उपयोग करते थे। आप सोचिए उस समय का ईट इतना मजबूत था कि हजारों साल बाद अभी भी वहां पे ईट देखता है, सुरक्षित है। इतना साल के बाद भी ईट का है, सुरक्षित है, कितना मजबूत है। आजकल का ईट देखिए उतना मजबूत है नहीं है, लेकिन उस समय का ईट इतना मजबूत था। देखिए तो भवन जो बनाते थे कैसे थे, लगभग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर का होता था। फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब 1 महल या 2 महल का भवन होता था। और भवन के जो दरवाजे होते थे वो सड़क के तरफ नहीं खुलते थे, जैसे हम लोग अपना दरवाजा अभी वर्तमान समय में खोलते हैं सड़क की तरफ, ये लोग अपना दरवाजा सड़क की तरफ नहीं खोलते थे। ये लोग अपना दरवाजा सड़क की तरफ इसलिए नहीं खोलते थे कि ये लोग साफ सफाई पर बहुत विशेष ध्यान रखते थे। इसको ये लगता था कि अगर हम सड़क की तरफ अपना मुंह खोलेंगे दरवाजा का तो जो गंदगी है वो हमारे घर में आ जाएगी। इसीलिए ये अपना जो घर था, घर का दरवाजा जो होता था वो सड़क की तरफ नहीं खोलते थे। इसका दरवाजा घर के सड़क के पीछे होता था। घर का मेन दरवाजा होता था वो सड़क के पीछे होता था। नेक्स्ट समझिए। अब यहाँ पे और समझते हैं, यहाँ का जो नाला था, यहाँ का जो नाला था वो स्लोप में बनता था। यहाँ का आदमी को कितना नॉलेज था, यहाँ का नाला जो था वो स्लोप में बनता था, ढलान पे बनता था, ढलान के साथ ताकि पानी जाते रहे। और यहाँ पे एक भी नाला ऐसा नहीं था जिसमें ढक्कन नहीं था। यहाँ जितना भी नाला बना हुआ था सब नाला के ऊपर ढक्कन था। अभी गांव देहात में देखिए काम करवाता है मुखिया सब लोग, तो गांव देहात में नाला बनाता है उसमें ढक्कन ही नहीं रहता है, बच्चा लोग उसमें गिर जाता है, या बारिश के समय में कभी कभी जब फंस जाता है तो पानी उसके ऊपर से निकलने लगता है, कोई साफ सफाई पर कोई ध्यान उधर नहीं रहता है। लेकिन ये आज से 4,500 वर्ष पहले की बात है, सोच लो, 1-2 बरस नहीं, 100 बरस नहीं, 4,500 वर्ष पहले, जब ना 4,500 वर्ष पहले की बात है। 4,500 वर्ष पहले आदमी को इतना ज्ञान था कि नाला के ऊपर ढक्कन को रख देना, और नाला जो होता था घर से थोड़ा दूरी पर होता था ताकि उसका दुर्गंध तो नहीं आता, नाला से दुर्गंध आता है, दुर्गंध आपके पास नहीं आए। और घर की नाली का संपर्क जो होता था वो रोड वाला नाला से होता था। घर में एक आप जो घर बनाते हो, घर का एक नाला होता था, तो घर का नाला का संपर्क रोड वाला नाला से होता था, और रोड वाला नाला का संपर्क बड़ा नाला से होता था। तो मैंने नाला का सिस्टम यहाँ पे बहुत ही अच्छा था। और नाला में प्रत्येक नाला का क्या होता था, ढक्कन से ढका हुआ नाला होता था, और कहीं कहीं पे होल छोड़ दिया जाता था। होल माने छेद, बड़ा सा छेद छोड़ दिया जाता था, और ताकि उसको बाद में वहां से हटा के और उसको साफ सफाई कर सके। तो नाला की साफ सफाई करने के लिए उसमें बड़ा सा छेद छोड़ दिया जाता था। देखिए कितना होशियार आदमी है यहाँ का। उसके बाद समझिए, यहाँ की सड़क जो थी, यहाँ की सड़क जो थी पूर्व पश्चिम होती थी। यहाँ की सड़क जो थी
वो पूरब पश्चिम होते, हवाओं के दिशाओं की तरफ, हवाओं के दिशाओं की तरफ इसका सड़क होता था, पूरब पश्चिम होता था। और इसका सड़क जो होता था एक दूसरे को समकोण में काटता था। इसका सड़क ऐसे होता था, इसका सड़क जो था वो ऐसे होता था, ये इसका सड़क था, एक समकोणीय 90 डिग्री का कोण बनाता था। प्रत्येक दो सड़क एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता था। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। ये सब पद्धति जो आप देख रहे हो, घर का पद्धति, नाले का पद्धति, सड़क का पद्धति, ये सब पद्धति यहाँ देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रिड पद्धति, इसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति। तो अगर आपको पूछेगा सिंधु सभ्यता में घर की पद्धति या सड़क की पद्धति कैसी थी, तो ग्रिड पद्धति। कैसी थी? ग्रिड पद्धति। यहाँ के आदमी क्या थे? होशियार थे। नाला की तरफ अपना घर नहीं रखते थे, मुंह नहीं रखते थे, रोड की तरफ अपना दरवाजा नहीं रखते थे, उसके पीछे, उसके अपोजिट रखते थे। तो पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा होगा। नगर कैसा था, कुछ कुछ फील करते होंगे, वहां का नगर कैसा था, रोड देखिए कैसा था, नाला कैसा था, भवन कैसा था, एक महल दो महल, पक्की ईंट का प्रयोग करता था। लेकिन कालीबंगन एक ऐसा जगह था जहाँ पे कच्चा ईंट का प्रयोग करता था। तो वो आपको हम शहर बाय शहर कहाँ पे क्या था नहीं था, ये सब चीज आपको अगले कल के क्लास में आपको बताएंगे। कालीबंगन क्यों फेमस था, लोथल क्यों फेमस था, हड़प्पा क्यों फेमस था, मोहनजोदाड़ो क्यों फेमस था, सुरकोर्दा क्यों फेमस था, वहां पे क्या क्या चीज मिला है, ये सब चीज आपको अगले क्लास में मिलेगा। आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ फिजिकली बातें समझने को मिला है कि वहां का समाज कैसा था, कैसे रहते थे। अभी आपको कुछ कुछ समझ में आ गया, खोज कैसे हुआ, रेल लाइन बिछा रहा था इसलिए खोज हुआ, नामकरण सिंधु क्यों करते हैं, हड़प्पा क्यों करते हैं, कांस्ययुगीन क्यों करते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। नगर कैसा था ये भी आ गया था। नगरीय सभ्यता और शहरी सभ्यता था, और दो भागों में बटा था, पूर्व और पश्चिम, ऊपर वाला और दक्षिण, उच्च और नीचे वाला। भवन के बारे में पता हो गया, पक्के ईंट का बना होता था और एक महल या दो महल का होता था। नाले के बारे में पता हो गया, नाला ढक्कन से ढका हुआ रहता था, कहीं कहीं छेद होता था। घर का नाला सड़क के साथ, सड़क का नाला मेन नाला के साथ संपर्क में रहता था। नेक्स्ट, सड़क जो था पूर्व पश्चिम बनाते थे ताकि हवाओं के साथ जो इतना धूल कण रोड पर रहता है वो साफ होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने व्यवस्था ठीक ठाक था। ये तथा मतलब कैसे बनावट उसका था, ये तो हुआ बनावट, नगर की बनावट। इस पद्धति को हम लोग कौन पद्धति कहते हैं? ग्रिड पद्धति। अब देखते हैं उसका राजनीतिक जीवन कैसा था, उसका राजनीतिक जीवन कैसा था। राजनीतिक जीवन का मतलब वहां पे जो था समाज जो था चार वर्गों में बटा हुआ था। चार, वर्ण नहीं बोल रहे हैं, समझिए, वर्ग बोल रहे हैं, वर्ण नहीं बोल रहे हैं, वर्ग बोल रहे हैं। चार वर्गों में बटा हुआ था। चार वर्गों में बटा होने का मतलब एक पढ़े लिखे लोग होते थे, एक व्यापारी होते थे, एक होते थे लड़ने वाले योद्धा होते थे, एक आम जनता होते थे। पहला क्या हुआ? पढ़े लिखे लोग, विद्वान जिसको बोलते थे। दूसरा क्या हुआ? योद्धा, लड़ते थे। तीसरा व्यापारी होते थे। चौथा आम जनता होते थे। अब यहाँ जो आप देख रहे हो राजनीतिक संरचना, वो केंद्रीकरण, एक आदमी के पास पूरा पावर होता था, एक आदमी के पास पूरा पावर होता था। और ये वणिक समाज होते थे, माने जो व्यापारी व्यापार करते थे ना, उनके पास ये पावर हुआ करता था। जो जितना बड़ा व्यापारी होता था वो उतना ज्यादा पावरफुल होता था। तो यहाँ की राजनीति की संरचना कैसी थी? केंद्रीकृत थी। और सत्ता किसके हाथ में थे? वणिक वर्ग के हाथों में था। नेक्स्ट समझते हैं इसकी आर्थिक संरचना। वहां के आदमी का जीवन यापन कैसा था? अभी क्या हम लोग का जीवन यापन कैसा होता है? कोई आदमी अपना नौकरी करके जीवन यापन करते हैं, कोई आदमी खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, कोई आदमी व्यापार करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब जिस समय की हम बात कर रहे हैं, ये हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, है ना, बहुत पुराने 4500 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। वहां के आदमी कैसे रहता होगा, वहां के आदमी कैसे खाता होगा, इसको हम लोग देखते हैं। घर द्वार कैसे बनाया था ये तो देख ही लिए थे। अब कैसे शासन होता था ये भी देख लिए कि एक आदमी के पास शासन होता था, जो व्यापारी होते थे, जो इतना ज्यादा व्यापारी उसको उतना ज्यादा पावर। नेक्स्ट समझते हैं इसकी आर्थिक संरचना के, जीवन यापन ये कैसे करते थे। इसका मेन साधन था कृषि। वहां पे नौकरी नहीं होता था। अभी जैसे आप बिहार पुलिस या बीएसएससी की तैयारी करते हो, तो उस समय बीएसएससी की तैयारी, बिहार पुलिस की तैयारी उस समय नहीं करता था आदमी, है ना। तो वहां सिर्फ क्या जीवन यापन के लिए क्या था? कृषि। इसके पहले हम लोग पढ़े थे जीवन यापन के लिए क्या था? शिकार।
अब धीरे धीरे आदमी होशियार हो रहा है, अब सीख गया है कृषि करने के लिए, तब जीवन यापन यहाँ पे करने का मेन आधार क्या हो गया? कृषि। तो आर्थिक संरचना में सबसे मेन आधार क्या है? कृषि। क्या है? कृषि। अगर कहीं पे कृषि हो रहा है इसका मतलब सिंचाई की व्यवस्था होगी। नवपाषाण काल में ही आपको पढ़ा दिए थे कि अब कृषि की खोज नवपाषाण काल में हुआ था, तो वहां पे नवपाषाण काल में खोज होने की वजह से कृषि के बाद क्या क्या चीज वहां पे अपने आप आ गया था। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, कृषि को वहां पे समझा चुके थे। अब यहाँ पे समझिए आर्थिक संरचना का मेन आधार कृषि ही था। दूसरा था पशुपालन। वहां के आदमी, यहाँ के आदमी पशुपालन भी करते थे। मैंने पशुपालना मतलब समय अभी भी आदमी देखिएगा, गाय भैंस मैक्सिमम 3-4 चीज ही पालते हैं, गाय भैंस घोड़ा बकरी, कोई कोई सुअर भी पालते हैं। तो गाय भैंस घोड़ा बकरी सुअर ये सब आप पालते हैं। कई कई जगह तो भेड़ भी पालते हैं, भेड़ भी पालते हैं। अब यहाँ समझिएगा, इस समय के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग भी पशुपालन किया करते थे। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो पशुपालन करते थे उसमें मेन रूप से पशुपालन करने के लिए क्यों करते थे? क्वेश्चन ये भी आता है कि पशुपालन क्यों करते थे? तो पशुपालन करते थे कृषि कार्य के लिए। पशुपालन करते थे कृषि कार्य के लिए, किसी कार्य में के लिए हेल्प हो जाए। जैसे हल का खोज यहाँ पे हो चुका था। हल का खोज हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ाएंगे कल के क्लास में, हल का खोज हुआ था, किस प्रकार का हल था नहीं था ये सब पढ़ाए थे। लेकिन हल के खोज होने से ही समझ में आ गया कि वहां पे पशुपालन भी करते थे। पशु का भी खोज, पशु का भी साक्ष्य मिला और हल का भी साक्ष्य मिला। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वहां के आदमी हल का प्रयोग करते थे, माने पशु का प्रयोग करते थे कृषि कार्य के लिए। दूसरा हम लोग देखते हैं भोजन के लिए। तो आदमी भोजन के लिए कितना भी देखते होंगे, बकरी पालता है या पाठा पालता है, तो भोजन मतलब करने के लिए ही उसको उपयोग करते थे। इस समय के लोग भोजन के लिए भी पशु को पालते थे। तीसरा यातायात, एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाने के लिए, एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाने के लिए उस समय गधा का प्रयोग करते थे। तो घोड़ा से पहले आदमी गधा का प्रयोग करते थे। अभी तो घोड़ा का प्रयोग आप लोग करते हो, उस समय घोड़ा से पहले गधा का प्रयोग करते थे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए यातायात के रूप में जानवर का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट आइएगा निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग थोड़ा सा आपको लगेगा निर्माण उद्योग में क्या होगा भेड़ पालते थे। उस समय का आदमी भेड़ पालते थे और उस समय का आदमी को इतना नॉलेज हो गया था कि भेड़ के ऊपर जो उगते हैं क्या बोलते बाल, भेड़ के बाल से हम लोग ऊन बना सकते हैं। ये बनाने के लिए वो सीख गए थे, ये बनाने के लिए वो सीख गए थे। तो भेड़ इसलिए पालते थे ताकि उसके ऊन से वस्त्र बना सके। इतना चीज का नॉलेज उस समय उसको हो गया था। तो निर्माण उद्योग भी यहाँ पे होता था। नेक्स्ट आइए मनोरंजन। तो पशुपालन जो करते थे वो मनोरंजन के लिए भी करते थे, आपस में लड़ाते थे। भैंस को आपस में लड़ाएंगे, जो जीतेगा अभी मुर्गा लड़ाता है, आप लोग देखे होंगे फिल्म में, देखिएगा मुर्गा लड़ाता है, कोनो फिल्म में देखिएगा बकरा लड़ाता है, कोनो फिल्म में देखिएगा भैंस लड़ाता है या बैल लड़ाता है। तो यहाँ भी पालते थे, पशुपालन करते थे, किसके लिए? लड़ाने के लिए। साल में कहीं पे मेला उला होगा वहां पे अपना लेके जाएंगे और वहां पे लड़ाते थे, इसलिए भी प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट आइए पशुपालन किस लिए किया जाता था, समझ में आ गया। नेक्स्ट आइए शिल्प उद्योग। शिल्प उद्योग मैंने छोटा छोटा उद्योग जो हाथ से उद्योग करते थे। पहले तो मशीन था ही नहीं, तो वहां जितना भी काम होगा किससे होगा? हाथ से होगा। जैसे हाथ से उद्योग में क्या बनाएगा? ईट। तो पहले जमाना में जो ईट बनाता था कौन चीज से बनाता था? हाथ से बनाता था। नेक्स्ट आते हैं मृदभान। मिट्टी के जो बर्तन होते थे, मिट्टी के जो बर्तन होते थे, खुद सोचिए कौन चीज से बनाएगा? हाथ से ही बनाएगा। तो ईट जो बनाते थे हाथ से बनाते थे, मिट्टी के बर्तन भी हाथ से बनाते थे, वस्त्र आपका हाथ से बनाते थे, क्योंकि आप लोग को पढ़ा चुके हैं कपास का खोज यहाँ पे हो चुका था। कपास से क्या सूती वस्त्र बनाते थे, तो सूती वस्त्र जो बनाते थे हाथ से ही बनाते थे। नेक्स्ट आइए धातु। तो धातु तो ऐसे मिलता नहीं है, यहाँ पे सोना चांदी तांबा सबका प्रयोग यहाँ पे होने लगा था। अब सोना चांदी तांबा तो ऐसे तो कहीं भी जाकर पेड़ में फड़ेगा नहीं, मिल नहीं जाएगा। तो आदमी को नॉलेज हो गया था कि यहाँ से सोना निकल रहा है, तो हम सोना कैसे उपयोग कर सकते हैं, चांदी कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये सब चीज के बारे में यहाँ का आदमी को जानकारी हो गया था। नेक्स्ट आइए यहाँ हाथी के दांत। हाथी के दांत, अभी जो हम लोग बाल को बनाते हैं तो बाल बनाने के लिए हम लोग कंघी का प्रयोग करते हो, तो उस समय जो आदमी कंघी के रूप में प्रयोग करते थे, हाथी के दांत का प्रयोग करते थे।
हाथी के दांत से कंघी बनाते थे, हाथी के दांत से कंघी बनाते थे और उसका उपयोग करते थे। नेक्स्ट आइए, यहाँ के आदमी आभूषण भी बनाते थे, यहाँ के आदमी आभूषण भी बनाते थे। आभूषण यहाँ पे बहुत फेमस था। यहाँ पे पढ़िएगा तो लिपस्टिक, जो समझिएगा कि आजकल के समय में फेमस है, किसी लड़के को बोल दीजिएगा लिपस्टिक का प्रयोग नहीं करने के लिए तो मर जाएगी, तो लिपस्टिक का प्रयोग आज के समय से नहीं हो रहा है, लिपस्टिक का प्रयोग इस समय से हो रहा है, हड़प्पा सभ्यता से ही हो रहा है। यहाँ आपको पढ़ाएंगे कि जगह था जहाँ से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, तो लिपस्टिक आजकल का दिन नहीं है, इसलिए सब कुछ छोड़ सकता है आदमी, लेकिन लिपस्टिक आदमी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? ये पुराने आदम जमाने का, उस समय जमाने का चीज है, हड़प्पा सभ्यता के देन है लिपस्टिक। आगे बढ़ते हैं, चलिए। शिल्प उद्योग में समझ गए हाथ से क्या क्या चीज बनाते थे, ईंट बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, वस्त्र बनाते थे, धातु बनाते थे, और हाथी के दांत से कंघी बनाते थे, और आभूषण सब वगैरह सब तैयार करते थे। थोड़ा आवाज आ रहा होगा, इधर डिस्टर्ब होइएगा तो मैनेज कर लीजिएगा, अपने एयरफोन लगा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दिन में भी वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ समझिएगा, व्यापार जो यहाँ पे होता था वो अंतरदेशीय होता था, मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता जो भी आप देख रहे हो, ये हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। उस समय पाकिस्तान था, अब पता है भारत पाकिस्तान अलग हो गया है, तो हड़प्पा भी कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो सिंधु नदी का आपका सहायक नदी है रावी नदी, और रावी नदी के बगल में आपका हड़प्पा है, ठीक है। ये पाकिस्तान के बगल में, अपने पाकिस्तान का एरिया के आसपास सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। और इससे और बगल में जाइएगा, एक अरब देश वहां पे आप पढ़िएगा, वहां पे दो नदी है, दजला और फरात, दजला और फरात। दजला और फरात नदी के बीच में कुछ दो नदी था, इस नदी के बीच में उपजाऊ भूमि था, वहां पर भी एक सभ्यता बसी थी, उस सभ्यता का नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे हम लोग की थी सिंधु सभ्यता, यहाँ जो देश वहां सभ्यता विकसित हुआ था, ये था मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया का एक अभिलेख है, उस अभिलेख में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ के अभिलेख में मेलुहा शब्द जो प्रयोग किया गया है वो सिंधु सभ्यता के लिए प्रयोग किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ के आदमी व्यापार यहाँ करते थे, तो इसका व्यापार एक देश से दूसरे देश से होता था, इसका मतलब व्यापार जो था अंतरदेशीय था, माने एक देश से दूसरे देश के व्यापार करते थे। व्यापार कैसा था? अंतरदेशीय था। नेक्स्ट समझिएगा, उसके बाद यहाँ आयात निर्यात दोनों होता था। जो चीज यहाँ भारत यहाँ हाथ से सामान बनाता था, इसको दूर सूती वस्त्र यहाँ बनाया तो उसको यहाँ बेच दिया, और यहाँ से सोना चांदी यहाँ ले आया, तो यहाँ आयात निर्यात दोनों होता था, मतलब सामान खरीदा भी जाता था और सामान बेचा भी जाता था। तो आयात माने खरीदना, निर्यात माने बेचना। तो सिंधु सभ्यता में आयात का भी सिस्टम था और निर्यात का भी सिस्टम था, माने सामान खरीदता भी था किसी दूसरे से और उसको सामान बेचता भी था। नेक्स्ट आइए, परिवहन के लिए परिवहन जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए दो मार्ग हुआ करता था, एक जल मार्ग होता था, एक स्थल मार्ग होता था। जल मार्ग के लिए नाव की व्यवस्था थी, स्थल मार्ग के लिए आपका बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी, पशु गाड़ी की व्यवस्था थी। तो परिवहन की व्यवस्था यहाँ पे थी। नेक्स्ट आइए, माप तौल की पद्धति यहाँ पे था, माप तौल की पद्धति यहाँ पे था, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते थे बाट। माप तौल की पद्धति यहाँ पे थी, जिसको हम लोग कहते थे बाट। जैसे हम लोग बटखड़ा भी बोलते हो ना, बटखड़ा यहीं से आया है, बटखड़ा जो आया है यहीं से आया है। माप तौल की का यहाँ बट थी। अभी बटखड़ा जो आप देखते हो आपको 250 ग्राम का मिल जाता है, आधो केजी का मिल जाता है, 2 केजी का मिल जाता है, 1 केजी का मिल जाता है। इस समय जो थी हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की सबसे छोटी इकाई थी 16 केजी। इससे छोटा माप नहीं होता था, 8 केजी के वस्तु को नहीं मापते थे, सबसे कम जो मापते थे वो 16 केजी था। तो माप तौल की पद्धति थी वहां पे, और उसका अनुपात कितना था? 16। तो माप तौल का अनुपात कितना था? 16 क्या? बाट। अभी उसको हम लोग केजी बोलते हैं। तो माप तौल की न्यूनतम इकाई कितनी थी? 16 केजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यहाँ मुद्रा नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये हुआ कि हम आपको दूसरा वस्तु देंगे, आप हमको दूसरा। जैसे हम आपको चावल दिए, आप हमको गेहूं दीजिए, माने वस्तु का आदान प्रदान, वस्तु का आदान प्रदान। अभी मुद्रा विनिमय प्रणाली, मुद्रा विनिमय प्रणाली का मतलब हम आपको मुद्रा देंगे, बदले में आप हमको सामान दीजिएगा। यहाँ क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली, माने हम आपको एक वस्तु देंगे, आप हमको दूसरा वस्तु दीजिएगा। इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में ये सभी सिस्टम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसा था, देखिए। हड़प्पा सभ्यता में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, आपको जस्ट पढ़ा चुके हैं, इसके पहले ही टॉपिक क्लियर कर चुके थे। हड़प्पा सभ्यता में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वर्ग व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता के समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, वर्ण नहीं, 4 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें विद्वान थे, योद्धा थे और व्यापारी थे, और नेक्स्ट आपका आम जनता थे। 4 वर्गों में बटा हुआ था। नेक्स्ट समझते हैं, यहाँ दास प्रथा का प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा भी था। दास प्रथा मैंने गुलाम, जैसे आपको हम गुलाम बना लिए तो आप हमारा क्या होंगे, दास होंगे। तो दास मैंने गुलाम, यहाँ पे गुलाम व्यवस्था भी थी। ये 2 प्रकार की गुलाम व्यवस्था थी, स्त्री भी गुलाम बनती थी और पुरुष भी गुलाम बनता था। गुलाम बनने का कई कारण होता था, गुलाम बनने का कई कारण। आप किसी से धन लिए और उसका रुपया आपको नहीं लौटा है, आपके ऊपर कर्ज था, कर्ज पूरा नहीं किया, तो आप गुलाम बन जाओगे। या कहीं युद्ध होगा, युद्ध में आप हार जाओगे, आपको बंदी बना लिया जाएगा, तो आप हो जाओगे गुलाम। दूसरा, जो दासी पुत्र होते थे वो अपने आप गुलाम होते थे। जो दासी पुत्र होते थे, दासी देवदासी होते थे, यहाँ पे पढ़ाएंगे, यहाँ पे देवदासी की व्यवस्था थी। यहाँ पे देवदासी का प्रचलन था। उसका जो पुत्र होता था वो ऑलरेडी गुलाम हो जाता था। किसका, जो वहां पे सत्ता पक्ष के आदमी होंगे उसका वो गुलाम हो जाते थे। दास प्रथा की व्यवस्था थी, स्त्री के लिए स्त्री भी थी और उसमें पुरुष भी था। दास प्रथा का कई कारण आपको बता चुके हैं। युद्ध में किसी को जीत लिए वो हो गया, या फिर कोई कर्ज नहीं लौटा पाया वो हो गया, या फिर दासी पुत्र होगा वो आपका गुलाम होगा। नेक्स्ट आते हैं, महिलाओं की दशा। जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, यहाँ पे महिलाओं की दशा कैसी थी उसको देखेंगे अभी हम लोग। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पे बाल विवाह का प्रचलन था, माने बच्चा बचपन में ही उसकी शादी कर दिया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में बाल विवाह का प्रचलन था। नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा सभ्यता में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं था, माने किसी आदमी का पति मर गया तो वो दूसरे शादी नहीं कर सकता है। तो विधवा आदमी जो है जिंदगी भर विधवे बन के रहेगी, लेकिन ये गलत है। अब ये वर्तमान में खत्म हो चुका है। जो विधवा है वो दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन हम लोग का ये सब सिस्टम अभी भी आप लोग अपने गांव में जब तुलना कीजिएगा तो मिलेगा। जैसे अभी हम लोग का जो गांव समाज होता है, अभी भी किसी का पति मर जाता है तो जो उसकी औरत लेडी बचती है, जो विधवा बचती है, वो विधवा अगर दूसरा शादी करने की कोशिश भी करता है तो आसपास के जो समाज है उसको 50 बार गलत नजर से देखता है, दूसरे टाइप के बारे में उसको सोचता है। लेकिन वही किसी का वाइफ मर गया है तो पुरुष अगर दूसरा शादी कर लेता है उसको कुछ नहीं करता है, उसको कहता है कि पूरा जीवन कैसे काटेगा। तो पुरुष पूरा जीवन कैसे काटेगा, लेकिन महिलाओं के लिए कोई नहीं कहता है कि पूरा जीवन कैसे काटेगा। ये व्यवस्था पहले भी थी, अभी भी कुछ समाज में ऐसा देखने के लिए मिलता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सबको अधिकार है अपना जीवन जीने का, वो जिंदगी जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विधवा पुनर्विवाह यहाँ पे नहीं था। जो विधवा हो गई वो दूसरा शादी नहीं कर सकता। दूसरा, पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा अभी भी हम लोग का संस्कार बनाया जाता है। पर्दा प्रथा मतलब अभी भी हम इसको संस्कार करते हैं। पर्दा प्रथा व्यवस्था वहां पे थी, पर्दा प्रथा की व्यवस्था वहां पे थी, माने जो आपसे बड़े हैं उसको देख के आपको पर्दा करना है, उससे आपको छिप के रहना है। तो पर्दा प्रथा की व्यवस्था यहाँ पे थी। नेक्स्ट, देवदासियां होती थी। देवदासियां यहाँ पे होती थी, हम जस्ट बोले देवदासियां यहाँ पे होती थी। नेक्स्ट, सती प्रथा। सती प्रथा वहां पे होता था। ऐसा साक्ष्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं कहीं ये आपको क्या मिला है कि पुरुष के साथ में महिलाएं भी
कब्र में मिला है। उसको जब खुदाई किया गया तो पुरुष के बगल में कौन मिली? महिलाएं मिली। इसका मतलब पुरुष मर गया, साथ में महिला को भी दफना दिया, तो पुरुष महिला दोनों एक साथ मिला है। इसका मतलब वहां पे सती प्रथा का साक्ष्य है। ऐसा कई जगह पर मिला है, जिसका मतलब ये देखा गया है कि यहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन था। तो सती प्रथा यहाँ पे था, देवदासी व्यवस्था, देवदासी प्रचलन था, पर्दा प्रथा था, विधवा पुनर्विवाह मैंने विधवा दूसरा विवाह नहीं कर सकता था, बाल विवाह होता था, लड़की को जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं था। ये अभी भी होता है, ये अभी भी होता है। गांव में देखिएगा, कोई लड़की होता है, उसका माँ बाप जिससे शादी करा देता है वो कर लेता है, जिसके साथ शादी करा दिया वो कर लेता है। ये आप जब अच्छे जगह, अभी वर्तमान में ऐसा होता है, अपने समाज में आप लोग देखते होंगे, ये व्यवस्था अभी भी है। अब इस व्यवस्था में सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है लड़कियों का होता है। सबसे ज्यादा नुकसान लड़की, जिसको जानती पहचानती नहीं है उसके साथ में उसको शादी कर दिया जाता है। और माँ बाप की इज्जत प्रतिष्ठा के लिए कभी कभी देखिएगा लड़की को लड़का मारता पीटता भी है, तो वो माँ बाप की इज्जत प्रतिष्ठा के कारण उसको कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो लड़का को कभी जानता ही नहीं है। जिस लड़का को कभी नहीं जानता है उसके साथ में वो पूरा जिंदगी बिताने के लिए चल जाता है, सिर्फ अपने माँ बाप के इज्जत प्रतिष्ठा के लिए। कौन? लड़कियां। ये व्यवस्था पहले भी थी, ये व्यवस्था अभी भी है। नेक्स्ट आगे समझते हैं। श्रृंगार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अब ये व्यवस्था देखिए यहाँ पे लड़कियों का, इस समय भी श्रृंगार पर, लड़कियों श्रृंगार पे विशेष ध्यान दिया करती थी। अब यहाँ पे एक और बोला गया है, इसलिए पढ़िएगा, इतिहास में लिखा गया है, यहाँ पे श्रृंगार के लिए स्त्री के साथ साथ पुरुष भी श्रृंगार किया करता था। यहाँ पे महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी श्रृंगार किया करता था, लेकिन महिलाओं के उतना नहीं करता था, लेकिन पुरुष भी श्रृंगार पर विशेष ध्यान देता था। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि पुरुष श्रृंगार पर विशेष ध्यान अब नहीं दे रहा था, लेकिन वर्तमान समय अब ऐसा आ गया है कि अब स्त्री तो विशेष ध्यान देता ही है, साथ में कुछ पुरुष भी अब अपने श्रृंगार पर विशेष ध्यान देने लगा है। वो भी देखिएगा क्रीम का प्रयोग करता है, वो देखिएगा फेस मास्क का प्रयोग करता है, वो भी मतलब क्रीम वगैरह फलना चिलना का प्रयोग करता है। आजकल के समय में पुनः वापस ये व्यवस्था आने लगी है, क्योंकि ये शहरी सभ्यता था। तो जैसे जैसे शहर की ओर बढ़िएगा तैसे तैसे फिर सभ्यता आपको मेलजुल मतलब गुण आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे कैसे होता था, जैसे गांव के आदमी अभी भी देखिए, जो ग्रामीण सभ्यता होती है वहां श्रृंगार के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन ये शहरी सभ्यता है, यहाँ श्रृंगार के ऊपर फुल ध्यान दिया जाता है। अब शहर में कभी चल जाइएगा तो लड़कियां लोग झाड़ू पोछा सब कर लेती है मुंह में, लेकिन घर पे देखिएगा, घर जो ग्रामीण लोग बनाती है तो उसको श्रृंगार के मतलब क्या बोल सकते हैं, उसको श्रृंगार के रूप में उसका कुछ पता है ही नहीं। छोटा एक दो क्रीम लगाएगी, कान में इधर पानेगी, नाक में इधर पानेगी, बाकी बात उसको ज्यादा कुछ नॉलेज ये नहीं। ब्यूटिशियन का कोर्स होता है, शहर में जाइएगा तो ब्यूटिशियन का कोर्स होता है, एक से एक कोर्स करके रखेगी, हाथ पैर काला होगा लेकिन मुंह उसका जरूर उजला होगा। लेकिन गांव में जाइएगा तो कुछ नहीं होता है, गांव में उतना लड़की को पता ही नहीं है, लेकिन शहर में यहाँ पे देख लीजिएगा श्रृंगार पर विशेष ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला टॉपिक हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है मनोरंजन। तो यहाँ के आदमी दो तरह से मनोरंजन करते थे, एक घर के अंदर एक घर के बाहर। घर के अंदर मनोरंजन जो करते थे वो पासा से करते थे, पासा खेल के। पासा आप लोग जानते हैं, महाभारत में पासा हुआ था। पासा खेल के या नृत्य डांसर किसी को डांसर मंगा के घर में ही डांस करवाता था, वहीं से मतलब मनोरंजन करते थे। लेकिन वर्तमान समय में ये नृत्य का सिस्टम जो हो गया ये बाहर हो गया है, जिसको हम लोग वर्तमान में अभी ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। ऑर्केस्ट्रा हो या कोई जागरण फंक्शन होता है तो लड़की को बाहर में डांस करवाया जाता है, लड़का लोग सब बाहर, आसपास के आदमी सब होते हैं बाहर में देखते हैं उसको। ये अब बाहरी फंक्शन हो गया है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले उसको घर में ही घर के अंदर ही डांस करवाता था और वहीं पे आंतरिक मनोरंजन कहलाता था। लेकिन वर्तमान में ये आंतरिक मनोरंजन नहीं है, यह बाह्य मनोरंजन हो गया है। अब नेक्स्ट समझते हैं, आंतरिक मनोरंजन में आपका पासा हो गया और डांस हो गया। दूसरा आते हैं बाह्य मनोरंजन। यहाँ बाह्य मनोरंजन में आपका फिश पकड़ना, आदमी मछली पकड़ते थे मनोरंजन के लिए, एंजॉय के लिए जाके फिश पकड़ना स्टार्ट कर देते थे।
या फिर पशु की लड़ाई, पशु को आपस में लड़ाते थे। अब जस्ट यहाँ पे पढ़ाए हैं, यहाँ जो पशु पालते थे, पशु पालने का एक कारण ये भी था कि ये पशु से क्या करते थे, मनोरंजन करते थे। कैसे करते थे, लड़ा के, पशु को लड़ा के। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे नाव का खोज हो चुका था, आपको बता चुके हैं नाव का खोज नवपाषाण काल में ही हो चुका है। तो यहाँ नौका विहार करते थे, नदी में नाव का कंपटीशन करते थे, नाव का कंपटीशन करते थे। नेक्स्ट आइए, यहाँ की धार्मिक व्यवस्था की स्थिति को समझते हैं। यहाँ पे मूर्ति पूजा होता था, मूर्ति पूजा होता था। यहाँ पे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसको हम पशुओं का देवता कहते हैं। वो शिव का दूसरा रूप उसको माना जाता है। उसमें पशुपतिनाथ का इसलिए प्रयोग देखते हैं, साक्ष्य ये मिला है कि वहाँ पे एक सिक्का मिला है जिसके चारों तरफ, सिक्का नहीं कह सकते, वहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं उसको, पत्थर मिला है जिसके मूर्ति मिला है। मूर्ति के चारों तरफ जानवर थे और बीच में एक मूर्ति था, जिसका नाम मूर्ति था पशुपति जी का मूर्ति था। तो यहाँ पशुपति जी की पूजा हुआ करता था। यहाँ पे एक भी मंदिर नहीं मिला है, सिंधु सभ्यता में एक भी मंदिर नहीं मिला है। मूर्ति पूजा होता था लेकिन यहाँ पे एक भी मंदिर नहीं मिला है। यहाँ बलि प्रथा का व्यवस्था था, यहाँ बलि प्रथा का व्यवस्था था। बलि प्रथा का व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि अगर बलि दे रहा है मतलब भगवान को मान रहा है, भगवान को मान रहा है। भगवान को आदमी तब भगवान है जिसका मतलब राक्षस भी होगा। तो यहाँ पे जादू टोना भूत प्रेत ये सभी आदमी यहाँ मानते थे। अभी भी जाइएगा तो गांव में ये सब चीज मानता है, जादू टोना भूत प्रेत की बात गांव में अभी भी माना जाता है। तो गांव में अभी भी ये सिस्टम है। तो यहाँ से बहुत चीज अभी मेल जोल हम लोग खाते हैं, हम लोग का गांव का सिस्टम अभी भी यहाँ दिखेगा सेम। कुछ कुछ बातें तो हम लोग को देखने को भी मिलता है। तो ये सिस्टम पहले भी था, आज से 4500 वर्ष पहले, और ये सिस्टम कुछ कुछ जगह पर अभी भी है ना। तो ये हमारी थी हड़प्पा सभ्यता, ये हमारी है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे देख लिए हैं। ये हमारी हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था है। कल के क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता का ज्योग्राफिकल एरिया देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कितने शहर थे, किस शहर की क्या विशेषता थी, कहाँ कहाँ पे कौन कौन शहर वर्तमान में है। ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं। किसी को इसमें अगर कहीं डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कल की क्लास में जो हम लोग देखेंगे, जहां पे कमेंट आप खत्म करोगे वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो कमेंट में आपको डाउट होगा हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक लड़की थी जिसका कमेंट था कल की कि हड़प्पा सभ्यता पूरा पाषाण काल के लोग खाना बदोश होते थे। खाना बदोश का मतलब क्या हुआ? खाना बदोश का मतलब होता है कि खाने के लिए जिंदा रहना, मैंने खाएंगे और जिंदा रहेंगे, खाएंगे जिंदा रहेंगे, खाने के अलावा कुछ नहीं। उसका जीवन जीने का मात्र एक ही उद्देश्य था, खाना, खाएंगे जिंदा रहेंगे, खाएंगे जिंदा रहेंगे। ये बात तो आपको बता चुके थे कि जो पूरा पाषाण काल के लोग थे, जो पूरा पाषाण काल के लोग थे, वो जीवन जीने का उसका एक ही आधार था, शिकार। वो जिंदा ही इसीलिए, मतलब शिकार ही इसलिए करते था कि वो भोजन कर सके, भोजन करते थे और उसके अलावा कुछ नहीं, शिकार के अलावा वो कुछ नहीं करते थे। जीवन का आधार ही शिकार था। शिकार का मतलब हुआ खाना बदोश, मतलब खाना खाएगा और काम करेगा, खाना खाएगा काम करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। पीडीएफ आपको जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तभी पीडीएफ मिल जाएगा, एक के बाद में पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो आपका क्या होगा, एक क्लास का पीडीएफ अलग, फिर एक क्लास का पीडीएफ अलग, फिर एक क्लास का पीडीएफ अलग, तो उसमें अलग अलग होता है। तो जैसे हम इसको हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट कर देंगे तो हड़प्पा सभ्यता का एक वीडियो पीडीएफ आपको अलग ही मिल जाएगा, है ना, ये ठीक रहेगा। तो टॉपिक बाय टॉपिक आपको अलग अलग पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे किसी को दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।